In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law by Jabbar and here I am Abdul Jabbar। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है CRPC का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने डिस्कस करना है वारंट ऑफ अरेस्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप ये जान चुके हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि किसी शख्स को अदालत में बुलाने के लिए कंपेल करने का जो प्रोसीजर है उसके कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास था समन, कि अगर किसी शख्स को बज़रिया समन अदालत में बुलाना दरकार है तो उसका क्या प्रोसीजर है। वो सारे का सारा हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप समन के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारा पिछला लेक्चर भी ज़रूर विज़िट कीजिए। आज हमने डिस्कस करना है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना ज़रूरी है तो उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार होगा। और वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में आज हमने पढ़ना है कि फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, किस शख्स के नाम पर ये वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जाता है, कौन कौन शख्स उस वारंट की एग्जीक्यूशन करवा सकता है। और अगर एक शख्स को वारंट इशू किया गया है, एक शख्स को डायरेक्शन दी गई है एक वारंट एग्जीक्यूट करवाने की, क्या उसके अलावा कोई दूसरा शख्स भी वारंट एग्जीक्यूट करवा सकता है। और अगर किसी अदालत की या किसी पुलिस ऑफिसर की लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर किसी वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करवाना दरकार है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। आज के अपने इस लेक्चर में हमने यही सारा कुछ डिस्कस करना है। इस हवाले से हमारे पास सबसे पहले मौजूद है CRPC का सेक्शन नंबर 75, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। आज हमने डिस्कस करना है सेक्शन नंबर 75 से लेकर 86A तक। सबसे पहले 75 है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, के जो इस कोड के तहत CRPC के तहत जो भी वारंट किसी भी अदालत की तरफ से किसी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए जारी किया जाता है, उसमें सबसे पहले है कि वो वारंट इन राइटिंग होना चाहिए और जिस अदालत ने वो वारंट जारी किया है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके साइन और स्टैंप उस पर होनी लाजमी है। और अगर एक बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स है जिसने वो समन जारी किया है तो उस बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स में से कोई एक मेंबर भी उस मजिस्ट्रेट का जो है वो उस पर सिग्नेचर करेगा और उस पर उस अदालत की सील होगी यानी स्टैंप होगी। और हर वारंट जो कि जारी किया गया है, जो कि इशू किया गया है, वो इस वक्त तक फोर्स में रहेगा, इस वक्त तक वो एक वारंट समझा जाएगा जब तक उस अदालत की तरफ से जिस अदालत ने वो वारंट जारी किया है उसकी कैंसिलेशन का आर्डर नहीं दे देती, या तब तक वो जारी रहेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती। अगर तो उस किसी वारंट की एग्जीक्यूशन हो जाती है तो वैसे ही बात ख़त्म हो गई ना, कि हमारा मकसद भी यही था किसी शख्स को कंपेल करके अरेस्ट करके अदालत में लाना या उससे शोर्टी या सिक्योरिटी लेके उस शख्स को अदालत में लाना दरकार था। अगर वो उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है तो ठीक है, वेल एंड डन। और अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती तो इस सूरत में भी वो ख़त्म हो सकता है, नल एंड वाइड हो सकता है कि अगर अदालत जिसने वो समन जारी किया है वो उसकी कैंसिलेशन का आर्डर जारी कर दे। और नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 76, कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अच्छा, ये आपके लिए इंतहाई अहम सेक्शन है क्योंकि इसको आपने इंतहाई गौर से समझना है, क्योंकि ये आपका वो सेक्शन है जो इस लेक्चर के हर सेक्शन में इसका जिक्र होगा। ये सेक्शन नंबर 75 से लेकर है सेक्शन नंबर 86A तक आज हमने जो वारंट ऑफ अरेस्ट के हवाले से ये लेक्चर डिस्कस करना है, ये क्लास डिस्कस करनी है। इसमें हर सेक्शन में तकरीबन इसका जिक्र आता है, इसीलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी अहमियत का कि ये कितना अहम है। इसलिए आपको इस सेक्शन को समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि बाद में नहीं तो जाके ये आपको परेशान करेगा। 76 हमने स्टार्ट किया था, कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जिस वक़्त कोई भी अदालत किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट जारी करती है, साथ ही साथ जिस शख्स को उस अदालत ने ये डायरेक्शन दी है कि आपने इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, वो उसको ये भी डायरेक्शन दे सकती है अगर वो मुनासिब समझे और लाफुल हो, तो वो उस शख्स को ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि आपने इस शख्स को अदालत में बुलाने के लिए, अदालत में कंपेल करने के लिए अगर वो शख्स सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है
और सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए वो विलिंग है, तो आपने इस शख्स से सिक्योरिटी लेके इस शख्स को रिलीज़ कर देना है। अगर वो शख्स चाहता है कि मैं इसमें सिक्योरिटी दे दूं और मुझे अरेस्ट ना किया जाए, तो आपने इस शख्स से सिक्योरिटी ले लेनी है, इसको अरेस्ट नहीं करना। और वो जो स्टेटमेंट अदालत की होगी उस वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर सिक्योरिटी और श्योरिटी के हवाले से, बेल बाउंड के हवाले से, उसके कुछ इसेंशियल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पूरे होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसमें ये है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ होना ज़रूरी है कि अदालत में आपने पेश होने के लिए इस पुलिस ऑफिसर को कितनी श्योरिटीज़ देनी है, और अमाउंट ऑफ बाउंड जो है, बेल बाउंड जो है, उसकी अमाउंट भी वहाँ पर लिखी हुई होगी कि कितने का बेल बाउंड आपने सबमिट करवाना है, और वो टाइम, वो जगह और अदालत का नाम, जिस वक्त जिस जगह पर जिस अदालत में उस शख्स का पेश होना लाजमी है, ये भी उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ होना ज़रूरी है। और जिस वक्त वो पुलिस ऑफिसर है जिसको ये डायरेक्शन दी गई थी कि भाई अगर वो शख्स आपको बेल बाउंड देना चाहे या आपको सिक्योरिटी देना चाहे, तो आपने इसे सिक्योरिटी ले लेनी है और इस बंदे को आपने अरेस्ट नहीं करना। वो पुलिस ऑफिसर उससे सिक्योरिटी लेगा या बाउंड लेगा, और लेने के बाद जिस अदालत ने उसको वारंट जारी किया था उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। इसको फॉरवर्ड करने का एक मुकम्मल तरीक़ाकार है, मुकम्मल प्रोसीजर है कि किस तरह से एक बेल बाउंड जो है अदालत को फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 77 है, वारंट्स टू होम डायरेक्ट, कि कौन शख्स है, किस बंदे को वारंट जारी किया जा सकता है, किस बंदे के नाम पर वारंट जारी किया जा सकता है कि भाईजान आपने इसकी एग्जीक्यूशन करवानी। अब रिवायती तरीक़ाकार पर, ऑर्डिनरी अमूमी तौर पर हमारे ये होता है कि एक मजिस्ट्रेट, वो सेशन जज भी हो सकता है और एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है, या मजिस्ट्रेट वट एवर इज़, वो अमूमी तौर पर एक पुलिस ऑफिसर को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करते हैं। लेकिन जिस वक्त एक शख्स की इमीडिएट अरेस्ट ज़रूरी है, फौरी तौर पर उस बंदे को अगर अरेस्ट करना ज़रूरी है और अदालत समझती है कि अब इसको अरेस्ट करना दरकार है, और उस वक्त वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं, तो वो अदालत किसी प्राइवेट शख्स को भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है। और जिस वक्त वो किसी प्राइवेट शख्स को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगी, उसमें एक भी वो प्राइवेट बंदा हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और जिस वक्त उस पुलिस ऑफिसर को या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को या एक से ज़्यादा प्राइवेट लोगों को वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उनमें से कोई एक बंदा भी उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है, उनमें से एक से ज़्यादा लोग भी उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, और अगर वो चाहें या ज़रूरत पड़े तो वो सारे के सारे लोग भी उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। जैसे भी मुमकिन हो उसकी एग्जीक्यूशन करवाना दरकार होती है। अगर उनमें से किसी एक शख्स ने भी उसको अरेस्ट कर लिया जिसे एक बंदे का दरकार था, तो समझा जाएगा कि ये इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 78, वारंट टू लैंड होल्डर्स। अच्छा, इसमें हमें पिछले 2 सेक्शंस में हमने ये देखा था कि जो एक वारंट ऑफ अरेस्ट है वो किस शख्स को जारी किया जाएगा, उसमें या तो पुलिस ऑफिसर था या कोई भी प्राइवेट बंदा था। अब इसमें ये है कि किसी लैंडलॉर्ड को, किसी फार्मर को, किसी मैनेजर ऑफ द लैंड को जो कि उस एरिया के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, उसको भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जा सकता है कि कोई भी फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी लैंडलॉर्ड को, लैंड होल्डर को, फार्मर को, मैनेजर ऑफ द लैंड को जो कि उसकी सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, उसको वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है किसी एस्केप्ड कन्विक्ट की अरेस्ट के लिए या किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अरेस्ट के लिए, या फिर किसी ऐसे एक्यूज्ड की अरेस्ट के लिए जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया। 3 सूरतों में उसको वो जारी किया जा सकता है। एक तो अगर कोई कन्विक्टेड बंदा है और वो एस्केप कर गया पुलिस कस्टडी से, लीगल कस्टडी से। दूसरा, अगर कोई शख्स
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और तीसरा ये कि अगर किसी शख्स ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो इस सूरत में भी अदालत उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए किसी लैंडलॉर्ड को या मैनेजर ऑफ द लैंड को वारंट डायरेक्ट कर सकती है। और जिस वक्त इस शख्स को पता चलता है या इस शख्स को ये वारंट ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग दे दिया जाता है कि भाईजान आपने अब इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, तो उस वक्त जो बंदा मकसूद है अरेस्ट करना उसकी प्रॉपर्टी में अगर वो मौजूद है ऑलरेडी या बाद में उसमें आके दाखिल होता है उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी लैंड पर, उसके फार्म पर, या जो भी जगह बयान की गई है उस वारंट के अंदर, वहाँ पर अगर वो शख्स आके दाखिल होता है तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। और जब उसने इस शख्स को अरेस्ट कर लिया है, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया है जो वारंट अदालत ने जारी किया था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अरेस्ट के बाद जो करीब तरीन का पुलिस ऑफिसर है उस बंदे को उस पर ले जाके पेश कर दे, उसके हवाले पेश कर दे। और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको अगर तो सेक्शन 76 की प्रोविशंस, मैंने पीछे आपसे कहा था कि ये बार बार इसका जिक्र आना है, तो मैंने वहाँ पर इन डिटेल आपको बता दिया था कि सेक्शन 76 क्या है। अगर तो सेक्शन 76 की प्रोविशंस अप्लाई होती हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज़ जिस मजिस्ट्रेट की वहाँ पर जुरिस्डिक्शन बन रही है वो पुलिस ऑफिसर उस शख्स को वहाँ पर उस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके पेश कर दिया जाए, पेश कर देगा। सेक्शन नंबर 79 है हमारे पास, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अच्छा, जिस वक्त एक वारंट किसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है, एक पुलिस ऑफिसर के नाम पर जारी किया जाता है, और वो पुलिस ऑफिसर अगर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को या किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को नेक्स्ट इंडोर्स कर देता है, उसको वो डायरेक्ट कर देता है कि भाई आपने इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, तो वो ऑफिसर भी, वो पुलिस ऑफिसर या वो शख्स भी उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो शख्स, वो पुलिस ऑफिसर है जिसके नाम पर मजिस्ट्रेट ने या अदालत ने वारंट जारी किया था, वो जिस बंदे को नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, वो उसके ऊपर उसका नाम लिखेगा बाकायदा तौर पर, और इंडोर्समेंट का जो आर्डर और स्टेटमेंट है वो भी उसको लिखेगा कि आपने इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। सेक्शन नंबर 80 है हमारे पास, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अच्छा, जिस वक्त कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा बंदा है किसी वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करवा रहा है और किसी शख्स को वो अरेस्ट करने वाला है, उसको वो बताएगा कि भाई मेरे पास आपके ख़िलाफ़ ये वारंट ऑफ अरेस्ट है, यानी जो सब्सटेंस है उसका बताएगा इस जुर्म में आपको ये अरेस्ट करना दरकार है और मैं इसमें आपको अरेस्ट करूं। और अगर वो शख्स डिमांड करता है तो उसके पास जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो उसको दिखाएगा कि भाई ये देखें, ये मेरे पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, इसीलिए मैं आपको अरेस्ट करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 81, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, कि जिस वक्त किसी वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन के नतीजे में किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको अरेस्ट करने के बाद बग़ैर किसी डिले के जल्दी से जल्दी जो इलाका मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उसकी अदालत में ले जाके उस शख्स को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन नंबर 76 की प्रोविशंस वहाँ पर अप्लाई होती हैं तो ठीक है। अब सेक्शन नंबर 82 है हमारे पास, वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, जिस वक्त एक शख्स को वारंट जारी कर दिया गया है, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर है या कोई भी दूसरा बंदा है, कि आपने भाईजान इस वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करवानी है, अगर तो सर्च वारंट है तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेस होती है कि भाई आपने इस जगह पर इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। लेकिन अगर वो सर्च वारंट के अलावा कोई अरेस्ट वारंट है, यहाँ पर चूंकि हम अरेस्ट वारंट को डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली अरेस्ट वारंट ही होगा। जो अरेस्ट वारंट किसी एक शख्स को जारी किया गया वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनमें किसी जगह पर भी उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है और जहाँ पर भी वो शख्स मौजूद है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 83, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर एक शख्स को अरेस्ट करना दरकार है और वो एक अदालत की लोकल जुरिस्डिक्शन से या एक पुलिस ऑफिसर की लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, तो मोस्टली यहाँ पर मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने की बजाय जिस एरिया में वो शख्स
रह रहा है और जहां पर उस वारंट की एग्जीक्यूशन करवाना दरकार है वहां का जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसको फॉरवर्ड कर देगा और वो जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो उसको रिसीव करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा, जिसका मुकम्मल प्रोसीजर पीछे बयान किया जा चुका है और पिछले सेक्शंस में मैंने इन डिटेल डिस्कस भी किया है। सेक्शन नंबर 84 है हमारे पास, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बात को समझने में बड़े कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पिछला सेक्शन हमारे पास 83 था, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के जुरिस्डिक्शन से बाहर ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, जुरिस्डिक्शन से बाहर उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है तो वो फॉरवर्ड किया गया। यहाँ पर है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर भी है ये कि एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, उसकी एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन करनी है, लेकिन ये डायरेक्ट किया गया एक पुलिस ऑफिसर को, वो मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, वो थ्रू पोस्ट भी भेजा जा सकता है किसी दूसरे तरीके से भी, लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट किया गया किसी पुलिस ऑफिसर को कि आपने इस बंदे को अरेस्ट कि आपने इस वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके करनी है। जिस अदालत ने ये वारंट जारी किया है ना, उस अदालत ने अपने ही एरिए का जो अथॉराइज्ड पुलिस ऑफिसर है या बंदा है उसको वो वारंट जारी किया है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, चाहे वो उसके डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, उसकी डिवीज़न या सब डिवीज़न से बाहर जाके वहाँ पर जाके उसने एग्जीक्यूशन करनी है, तो उस एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर यहाँ पर बयान किया गया है। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जिस वक्त उस शख्स को ये कहा गया है ना कि भाईजान आपने इसकी एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट्स ऑफ योर जुरिस्डिक्शन जाके करनी है, उसके ऊपर एक एंडोर्समेंट होगी उस मजिस्ट्रेट की तरफ से, बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट होगी कि आप इस चले जाएं हमारी इस लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर और जाके करवाएं इसकी ये एग्जीक्यूशन। अच्छा, वो ले लेगा समन और वो चला जाएगा हीर रांझे की तरह दर बदर, जहाँ पर जाके उसकी एग्जीक्यूशन करवानी दरकार है वहाँ पर उसका प्रोसीजर ये है कि या तो उसने मजिस्ट्रेट के पास जाना है या पुलिस ऑफिसर जो कि उस एरिए का है जहां पर उसकी एग्जीक्यूशन करवानी दरकार है, इन दोनों में से किसी एक शख्स से उसने इंडोर्समेंट लेनी है कि भाईजान, यानी उनकी मर्ज़ी लेनी है, उनसे इजाज़त लेनी है कि भाईजान आपकी जुरिस्डिक्शन में मैं आके इस वारंट की एग्जीक्यूशन करवाना चाहता हूँ, जो कि मुझे किसी मजिस्ट्रेट, अपना जो हमारे इलाके का मजिस्ट्रेट है उसकी तरफ से आर्डर दिया गया है। तो वो जो मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है वो उसके ऊपर अपना नाम लिख देगा, तो ये एक सफिशेंट अथॉरिटी समझी जाएगी कि हाँ भाई इस बंदे ने इंडोर्समेंट ले ली है, अब ये इस लोकल लिमिट्स के अंदर इस वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करवा सकता है। और जिस वक़्त वो मुनासिब समझेगा और ज़रूरी समझेगा, वो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको अपनी असिस्टेंस के लिए, अपनी मदद के लिए अपने साथ भी ले सकता है। सेक्शन नंबर 85 है हमारे पास, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अब ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 84 और 83 के तहत जिस शख्स को अरेस्ट किया गया ना, उसको अरेस्ट करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास सेक्शन नंबर 85 में डिस्कस किया जा रहा है। अब एक शख्स को वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन के नतीजे में आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर लिया जाता है, और अगर वो शख्स जहाँ पर अरेस्ट किया गया है और जिस अदालत ने, जिस मजिस्ट्रेट ने वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया था, उनका दरमियानी फ़ासला 25 मील से ज़्यादा है, 25 माइल्स से ज़्यादा है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। और अगर उनका फ़ासला 25 माइल से कम है तो उसका अलग प्रोसीजर होगा। अगर तो 25 माइल से कम है तो उसको उसी अदालत में ले जाके पेश कर दिया जाएगा जिस अदालत ने उसका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था। लेकिन अगर उसका 25 माइल से ज़्यादा फासला है तो उस शख्स को या तो जो करीब तरीन का इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में ले जाके पेश किया जाएगा, या फिर जो DSP
यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस है, उसके पास ले जाके पेश किया जाएगा। और वो जो डीएसपी या जो मजिस्ट्रेट है, अगर तो वहाँ पर कोई सेक्शन नंबर 76 की प्रोविजंस मौजूद हैं तो उससे सिक्योरिटी लेके उसको रिलीज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो मजिस्ट्रेट है या डीएसपी है वो उस शख्स को उस इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ फॉरवर्ड कर देगा जिसने उसको अरेस्ट करने का वारंट जारी किया था। अच्छा, हमारे पास सेक्शन नंबर 85 था कि अगर किसी शख्स को किसी मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ला के पेश किया जाता है तो वो उसको अंडर सेक्शन 76 सिक्योरिटी लेकर रिलीज़ भी कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 86 है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज़ ब्रॉट। अच्छा, अगर एक शख्स को अरेस्ट करने के लिए एक अदालत, एक मजिस्ट्रेट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करता है, जो कि पिछले 3 सेक्शंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ, और उस शख्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जहाँ पर उस बंदे को अरेस्ट किया गया है और जिस अदालत ने वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया गया था, प्लेस ऑफ अरेस्ट और उस अदालत का दरमियानी फ़ासला 25 माइल से ज़्यादा है, तो उसको जो करीब तरीन इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में डेफिनेटली ले जाके पेश करना है। जहाँ पर उसको जब पेश किया गया है तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो उस शख्स को फॉरवर्ड कर देगा, उसकी कस्टडी को रिमूव कर देगा उस मजिस्ट्रेट की अदालत में जिसने उसके अरेस्ट का वारंट जारी किया था और जिसको उसका अरेस्ट और जिसको उसकी कस्टडी दरकार थी। लेकिन अगर उस शख्स ने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है या सेक्शन नंबर 76 की जो डायरेक्शंस हैं उनकी इंडोर्समेंट पाई जाती है, मौजूद है उस वारंट के ऊपर, और वो शख्स जिसको अरेस्ट करना दरकार था वो अपनी कोई बॉन्ड, अपनी सिक्योरिटी या श्योरिटी जमा करवाने के लिए रेडी भी है और विलिंग भी है, तो जो इलाका मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिसके पास उसको ले जाके पेश किया गया है, तो वो उस शख्स से वो बेल बाउंड ले लेंगे या वो सिक्योरिटी जो भी देना चाह रहा है वो उसको ले लेंगे, और उसका जो बेल बाउंड और सिक्योरिटी जो भी उन्होंने ली है, जिस अदालत ने वो वारंट जारी किया था उसको भेज देंगे, उसकी अदालत को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस वो शख्स ने कमिट किया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको अरेस्ट करना दरकार है और सेक्शन नंबर 76 की प्रोविजंस भी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर रही, तो जो सेशन जज ऑफ द सेशन डिवीज़न है जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिसकी डिवीज़न के अंदर, जिसके इलाके के अंदर उस शख्स को अरेस्ट किया गया है, वो सेक्शन नंबर 497 की प्रोविजंस को सामने रखते हुए अगर मुनासिब समझे, सफिशेंट रीजंस उसके सामने लाई जाएं, तो उस बंदे ऐसे सिक्योरिटी या श्योरिटी लेकर उसको सेक्शन नंबर 497 की प्रोविजंस के मुताबिक उसको इंटरम बेल पे रिलीज़ कर सकता है। और जिस वक्त उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसको बाकायदा तौर पे डायरेक्शन दी जाएगी कि फ़लाँ जो अदालत है, जिस अदालत ने आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया था, आपने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक्त पे आपने आके उस अदालत में पेश होना है। और नेक्स्ट हमारे पास इसी सेक्शन में है कि इस सेक्शन की जितनी भी प्रोविजंस हैं, इस सेक्शन की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो पुलिस ऑफिसर की जो अथॉरिटीज़ अंडर सेक्शन 76 हैं उस पर असरअंदाज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 86A, प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्राइबल एरियाज़, कि जिस वक्त किसी शख्स को किसी ट्राइबल एरियाज़ में भेजना दरकार है, ट्राइबल एरियाज़ में वो अरेस्ट होता है या दूसरे एरिया में अरेस्ट होता है और ट्राइबल एरियाज़ में उसकी कस्टडी भेजने दरकार है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अब सेक्शन नंबर 85 के तहत जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है और उसको किसी ट्राइबल एरिया में भेजना है, तो उसको वहाँ पर भेजने से पहले जो इलाका मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर उस शख्स को अरेस्ट किया गया है, वो उस शख्स के केस को देखेगा। उसको वहाँ पर भेजने से पहले, वहाँ पर रिमूव करने से पहले जो इलाका मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में उस शख्स को अरेस्ट किया गया है वो उसके केस को देखेगा, वो उसके केस को सुनेगा और वो
जो भी उसका प्रोसीजर या जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन और पावर्स का तरीकाकार बताया गया उसी तरीके से उसकी हेयरिंग करेगा। यानी कि वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर एविडेंस लेगा उसके बारे में, और अगर उस एविडेंस से और उस सारी सूरत हाल से ये ज़ाहिर होगा कि वाकई इस शख्स ने ये जो ऑफेंस है ये कमिट किया है, और वो ऑफेंस जो कि उस वारंट ऑफ अरेस्ट में बयान किया गया है उस शख्स से कमिट किया जाना साबित होता है, और लगता है कि वाकई साबित होता है, और वो मुनासिब समझता है कि अब इस बंदे की कस्टडी को उस ट्राइबल एरिया में रिमूव करना ज़रूरी है, तो वो उस शख्स को वहाँ पर भेज देगा, उस शख्स को एज़ इट इज़ फॉरवर्ड कर देगा, जैसा कि इसका पहले प्रोसीजर बयान किया जा चुका है।